अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्ज़ा और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए मैट्रिक केमिस्ट्री की 100% टारगेट लाइफ। भाइयों, बोर्ड ने एक बहुत बड़ा मामला कर दिया है और वो क्या है? वो है कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इतना डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है इस चीज से। क्यों? वजह यह है कि पाकिस्तान के दीगर बोर्ड्स में ये काम सदियों से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहे कैम्ब्रिज की बात करें, ओए लेवल्स की, चाहे आखान बोर्ड की बात करें, फेडरल बोर्ड की बात करें, पंजाब बोर्ड की बात करें, वहां पे इसी तरीके से एग्जाम होते हैं। ये तो वाहिद हमारा बोर्ड था कि जहां पर सदियों से जो है वो सब चीजें चलती हुई आ रही थी कि जो एग्जाम्स में दी जा रही थी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स की, देखो बेटा, इस लाइफ में मैं आपको जो भी कराऊंगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीजें कराऊंगा, साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि अगर तो ये सवाल कॉन्सेप्चुअल आ गया तो वो किस तरीके से होगा। और जब तुम ये पूरी लाइफ देख लोगे ना, तो इंशाल्लाह तुम खुद हंस रहे होगे कि यार, मतलब ये चीज कॉन्सेप्चुअल का वर्ड सुन के इतना मैं घबरा रहा था और ये इतनी आसान सी चीज थी। ठीक है, अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर और अपलोड करूंगा। ठीक है, एक लाइव और करेंगे कि जिसमें हम जो है वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम किस तरीके से आएंगे ये बताऊंगा। बाकी अब 9 मैट्रिक के जो निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर में जहां कहीं भी जो भी सवाल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लाजमी पूरा देखना है, एक एक वर्ड सुनना है। अभी ही कॉपी पेंसिल निकाल लो और उसको नोट डाउन करो जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सारी चीजें छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो बता रहा हूं वो पूरा करके जाना है। तो इंशाल्लाह इसी में से आपका मैट्रिक केमिस्ट्री का पेपर आएगा। ठीक है भाई, चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी बात फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 जो कि आ गया हमारा कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो भाई, अभी जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है बेटा, आपको पता है कि मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर दो ही स्टार्ट के चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और यहां से न्यूमेरिकल कंफर्म बनेगा, लिख लो ये बात। ठीक है, कंफर्म बनेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट्स की कहानी। कभी शॉर्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो भाई शॉर्ट में आपसे जो चीज सरे फहरिस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से पूछी जा सकती है वो क्या है? वो है आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यहां से पूछे जाएंगे। सही है, इसके बाद आपके पास शॉर्ट में और क्या चीज पूछी जा सकती है बेटा? शॉर्ट में पूछा जा सकता है जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और वो है डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस। ठीक है, ये यहां से आ सकता है। अच्छा, अब जरा काम की बात सुन लो। आपने कहा सर कॉन्सेप्चुअल आ गया, तो बेटा देखो, कॉन्सेप्चुअल अगर ये आएगा ना तो ये किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बता देता हूं। हो सकता है एग्जांपल चेंज होकर आ जाए, लेकिन याद तो एक ही चीज कर रहे हो ना, याद तो सेम ही चीज कर रहे हो, लिखना तो वो ये बोर्ड में जाके। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी इसकी एग्जांपल बना देता हूं कि भाई अहमद एक स्टूडेंट था, वो लेबोरेटरी में गया। लेबोरेटरी में जाने के बाद उसने देखा कि एक तरफ जो है वो पोटेशियम मौजूद है, एक तरफ जो है वो आयोडीन मौजूद है। उसने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जब उसने जोड़ा तो एक रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन के नतीजे में बन गया पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखी हुई है मिसाल के तौर पे। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बंदा था जिसका नाम था अली। वो गया लेबोरेटरी में और उसने एक रिएक्शन करा कि जिसमें पड़ा हुआ था सोडियम और क्लोरीन, और जब उसने जोड़ा तो ये बन गया क्या? ये बन गया सोडियम क्लोराइड। दूसरी रिएक्शन भी लिखी हुई है, दूसरा रिएक्शन भी लिखा हुआ है साथ में। अब पूछा जा रहा है बता दो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और किस तरीके से आप इस दोनों रिएक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे तो भाई पूछ तो आपसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस रहा है ना। अब उसने एक सिनेरियो बना दिया, तो इसमें इतना घबरा जाने वाली कौन सी बात है कि भाई कोई आसमान सर पे उठा दिया हमने। और भाई बात तो सेम हो रही है ना कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपने डिफरेंस तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ही लिखना है ना भाई, कोई नई चीज थोड़ी लिख दोगे इसके अंदर। या परेशान हो गए हो, अहमद और अली का नाम आ गया, परेशान हो जाते हैं भाई। तो बात सारी यह है कि आपने करना वही है जो आप याद कर रहे हो।
आपको सिनेरियो बना के इस तरीके से दिया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स के ऊपर अभी जो अगला लेक्चर बनाने वाला हूं ना, वो देख लेना एक बार, वो लाजमी देख लेना एक बार। उसके अंदर मैं पूरा ब्लूप्रिंट निकाल दूंगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पेपर्स के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। ठीक है, सवाल बदल देना या सवाल की शक्ल बदल देना कोई कॉन्सेप्चुअल एग्जाम का तरीकेकार नहीं होता। ठीक है, अगर तो यहां पे ये पूछा जा रहा होता कि भाई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जो है वो मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट है कि जो आयोडीन के साथ मिला और उसने पोटेशियम आयोडाइड बनाया, एक्स वाई जेड को इस तरीके का सिनेरियो दिया जा रहा होता कि जहां पे दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा होता तुम्हें, तो भाई वहां तो मैं कहता कि हाँ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल की शक्ल बदल देना और उस पे बच्चों का परेशान हो जाना, ये इस बात का सबूत है कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारा एजुकेशनल सिस्टम सिंध बोर्ड का किस दहाने पे खड़ा हुआ है सवाल। कि अगर हल्का सा मैं सवाल बदल दूं, हल्का सा सवाल बदल दूं, पूछ में सेम ही चीज रहा हूं, हल्का सा मैं सवाल बदल दूं तो बच्चे गए। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल जो मैं बच्चों को आजकल दे रहा हूं काफी, और वो ये कि अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई राइट द प्रॉपर्टीज एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट, ऐसा ही ऑटो मिट्टी को कहा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो। सीधा सीधा सा सवाल है, आपने कहा सब बिल्कुल सही है, आसान सवाल है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टीज भी हमें पता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई एक शख्स जो कि अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा कि जमीन पर एक सॉलिड पड़ा हुआ है, उसका पांव उस पर पड़ा, उसके बाद वो सॉलिड उड़ा, वो उड़ के उसके नाक में गया, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई, उसको छींकें आने लग गई। अब जरा बता दो कि जो चीज उसके नाक में उड़ के गई, इसका क्या केमिकल फॉर्मूला था और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अरे भाई मैं पूछ तो मिट्टी के बारे में रहा हूं ना यार, मैंने सिर्फ सिचुएशन बदली है ना, सिर्फ एक सवाल पूछने का तरीकेकार बदला है सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपसे एक ऐसी चीज पूछ ली जो बुक के अंदर ही मौजूद नहीं है या हमारे टारगेट पेपर में मौजूद नहीं है। समझ में आ रही बात? तो भाई आपसे जो है वो सवाल बदल के थोड़ा सा एक सिनेरियो बेस्ड पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल जो नाम चल रहा है ना इसका, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं बेटा, कभी आओ जरा कैम्ब्रिज में जो ओ लेवल्स के बैच हम पढ़ाते हैं उसमें देखो जरा आगे कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पर एमडी कैड के बच्चों को जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, कभी आना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्चुअल सवाल कहा किसे जाता है और ये जो हो रहा है वो क्या है। ठीक है, तो चले भाई, तो हमारे पास जो है वो पहला डिफरेंस तो हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, फिर आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, और आपको सिनेरियो बना के भी दिया जा सकता है कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम बता दो, कि मिसाल के तौर पर सिनेरियो बना दिया कॉन्सेप्चुअल, वही कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, आज जो कॉन्सेप्चुअल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होगा कॉन्सेप्चुअल इसमें। मिसाल के तौर पे कि भाई आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया है, तो जरा बता दो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज क्या है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम ही पूछा जा रहा है तुमसे इसके अंदर, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है भाई, उसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे, कोई नई चीज नहीं पूछी जा रही, वही चीजें जो टारगेट पेपर के अंदर मौजूद है और यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं और आपके नोट्स के अंदर मौजूद है, आप याद कर चुके हैं पूरे साल इसको, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा मैं आपसे। ठीक है, चलें अब इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से बन सकती है भाई, वो क्या है? वो है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉन्ग में आ सकता है, लॉ ऑफ मास एक्शन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, यहां पे लॉन्ग बता रहा हूं। ठीक है, तो लॉन्ग में आपसे लॉ ऑफ मास एक्शन, अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये किस तरीके से पूछा जाएगा भाई? लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपसे कहा जाएगा स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर केसी, और नीचे न्यूमेरिकल चिपका हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या कॉन्सेप्चुअल, दोबारा से कॉन्सेप्चुअल क्या पूछ लिया जाएगा? एक रिएक्शन लिख के दे दिया जाएगा, ऊपर कहा जाएगा बता दो इसके ऊपर एक लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है उसकी स्टेटमेंट बता दो, उसके कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ड्राइव कर दो, न्यूमेरिकल चिपका के ये सवाल आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। ओहो हो, बड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया भाई। ठीक है, वही चीजें पूछी जा रही है भाई, वही चीजें पूछी जा रही, सवाल बदला है हल्का सा। ठीक है, तो यहां पर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताना है, साथ साथ में केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी होगी। ठीक है, और इसके साथ न्यूमेरिकल चिपक के आएगा, इसके साथ न्यूमेरिकल चिपक के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस देखो बेटा, केसी की एक्सप्रेशन भी पूछी जा सकती है और यह भी पूछा जा सकता है
कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस के अंदर तुम क्या करोगे? इंपॉर्टेंस के अंदर तुम्हें दो चीजें लिखनी है। इंपॉर्टेंस के अंदर आपने पहली चीज तो लिखनी है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए केसी मालूम किया जाता है। दूसरी चीज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए केसी मालूम किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर दो हेडिंग बनानी होंगी। पहली क्या? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम केसी की एक्सप्रेशन निकालते हैं, और दूसरी चीज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए केसी की एक्सप्रेशन ड्राइव करी जाती है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर इस चैप्टर से इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, और कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा यहां पर। ठीक है, इससे ज्यादा यहां से कॉन्सेप्चुअल दे भी नहीं सकते, ना ही इससे ज्यादा देने की सकत है किसी में। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या ही कॉन्सेप्चुअल आएगा यहां से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल मिसाल मैंने कहा न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे। अब तो भाई न्यूमेरिकल के अंदर कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एक बच्चा लैब में गया, उसने एक जो है वो रिएक्टेंट मिलाया दूसरे रिएक्टेंट से, और उसने देखा, उसके बाद उसने केसी कैलकुलेट करी, केसी ये आ रही थी, बता दो कि रिएक्टेंट्स की जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी। ठीक है, ये मुझे ये न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने कराया हुआ है। ठीक है, जो बच्चा भी न्यूमेरिकल लेना चाहता है, जो भी ये चाहता है कि न्यूमेरिकल की बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए उसकी, तो वो हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर ले। ठीक है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लेक्चर है। ठीक है, जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए जो पेपर में आने वाले, सारे A to Z। ठीक है, उससे बाहर एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। साथ साथ में आपको आज ही तमाम सब्जेक्ट का टारगेट पेपर भी मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रजिस्टर करना है वर्कशॉप के अंदर, किस तरीके से टारगेट पेपर्स मिलेंगे आपको, तमाम चीजें बता दूं। ठीक है, और यहीं पर ही फिर अगर ये बात हो ही रही तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हुआ चलूं, वो ये है कि बेटा इंशाल्लाह इस एकेडमिक का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है फॉर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जैसे अभी आप मैट्रिक में, तो अगले साल आप फर्स्ट ईयर में आएंगे। ठीक है, यानी इसी साल फर्स्ट ईयर में आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमें फिजिकली या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो आप 10 मई संडे 3 से 5 जो हमारा हेड ऑफिस है नाजमाबाद, वहां पर आइए। स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें 60 एमसीक्यूज होंगे, और ये एमसीक्यू किसी कोर्स से नहीं है, ये जनरल है। इसमें 15 मैथ्स के, 15 इंग्लिश के, 15 जनरल नॉलेज के, 15 साइंस के एमसीक्यूज होंगे। किसी कोर्स से नहीं है, आपकी जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 100% फ्री है ये टेस्ट, इसमें इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप आइए और उस टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाएं। अगर तो आपके 100% मार्क्स आते हैं उस टेस्ट में, तो आपका पूरा एकेडमिक ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे, लेकिन 100% मार्क्स लाना शर्त है उसमें। ठीक है, उससे कम आएंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो हम सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपकी फीस कम हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फायदेमंद चीजें क्या है? फायदेमंद चीजें, एक्सपर्ट फैकल्टी है, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं सब। अप टू 100% स्कॉलरशिप लेने का चांस है। 100 जो बच्चा फिजिकली एडमिशन लेता है उसको ऑनलाइन पोर्टल पूरे साल का फ्री दे दिया जाता है, इसके ऊपर सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, साथ साथ में पहले ही दिन पे 100% प्रीमियम नोट्स मिल जाते हैं, पूरी करियर गाइडेंस करी जाती है, बाई एनुअल पिकनिक स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी होती है, और ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि उसकी फैमिली को भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो जो भी चाहता है कि भाई फॉर्म फिल कर दे स्कॉलरशिप टेस्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ साथ में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी लिंक मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात उन बच्चों के लिए जो आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए की तरफ जाना चाहते हैं, तो 17 जून को इंशाल्लाह एक वेबिनार होगा कि जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे सर अजीन अली, के जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पीडब्ल्यूसी में इस वक्त ऑडिटर हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह खुद आपको आके ऑनलाइन वेबिनार में सारी चीजें डिटेल से गाइड करेंगे कि अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है तो किस तरीके से, किन स्टेप्स के थ्रू वो सीए करेगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप के, उसको जाके ज्वाइन कर लो, उसी के ऊपर अपडेट आएगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर तो आप मैट्रिक में हैं और बायो से मैट्रिक कर रहे हैं आप, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल कंटिन्यू करने का आपका इरादा है, तो इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज MIHS लेकर आ रहा है अल्ट्रासाउंड टेक कोर्स, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी से सर्टिफाइड है। ठीक है, जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी से सर्टिफाइड है, तो उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। 1 साल का आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि एक डॉक्टर फील्ड में जाने के बाद लेता है। तो आप खुद सोचें, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं
और आप आगे चल के मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो कितना बेनिफिशियल है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के साथ मेडिकल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में वो चीजें सीख रहे हैं जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर सीख रहा होता है। इंशाल्लाह आगे चल के आपका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन होगा तो आप ऑलरेडी अपने क्लासमेट से एक स्टेप आगे होंगे क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सारी चीजें सीखी हुई होंगी, ठीक है। इसका एंट्री टेस्ट होगा 31 मई 12 से 2 एट अवर नाफजाबाद कैंपस जो कि हमारा हेड ऑफिस है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाके फिल कर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से तो बनती ही बनती हैं चीजें, मैं अभी बता देता हूं कैसे बनती हैं, ये भी बता दूंगा कॉन्सेप्चुअल कैसे बनती है, ठीक है। आ जाओ चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से क्या बनता है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अब मैं आपको जो बताऊंगा बेटा बस वही करना है, ठीक है। और मैं बता दूंगा कॉन्सेप्चुअल, आपके जबान में कॉन्सेप्चुअल अगर आ गया तो कैसे आएगा, ठीक है। आ जाओ भाई। तो हमने कहा कि हमारे पास शॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहां से सिर्फ 4 शॉर्ट है, ठीक है। यहां से सिर्फ 4 शॉर्ट सवालात हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं आ जाओ मैं बताता हूं। देखो भाई पहला शॉर्ट सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है यहां से वो है आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा ब्रोंसन एंड लोरी और तीसरा लुइस। ब्रोंसन एंड लोरी की थ्योरी, वाह राइमिंग हो गई, ब्रोंसन एंड लोरी की थ्योरी और इसके बाद लुइस, ठीक है। ये थ्योरीज है। लेकिन काम की बात क्या है, इन तीनों में जो एक कॉमन चीज आपको याद करनी है जो कि बहुत चांसेस हैं आने के, वो क्या है, लिमिटेशन, ठीक है भाई। इनकी लिमिटेशंस, हो सकता है थ्योरी ना आए लिमिटेशन आ जाए। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंसन एंड लोरी थ्योरी या व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। ये सवाल यहां से पूछा जा सकता है। आ जाओ आपकी जबान में पूछ लेता हूं कॉन्सेप्चुअल कैसे आएगा। कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्चुअल की रट लगाई हुई है ना, अबे भाई वही चीज है यार, वही चीज है। मुझे इस चीज पे इतना गुस्सा आ रहा है जब से कि बच्चे जो है वो इतना रट लगाई हुई है, सर कॉन्सेप्चुअल हो गया यार। अगर आप 9 का पेपर उठा के, मैट्रिक का फिजिक्स का पेपर उठा के देखें, पूछी ही सेम चीज है, वही उसने पूछा हुआ है कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं। हमारे सवाल में, हमारे पेपर्स में, हमारी बुक के अंदर रेडियो वेव्स है, वहां पे उसने सिनेरियो बना के दे दिया तो बच्चे पागल हो गए, पता नहीं क्या हो गया। कॉन्सेप्चुअल कैसे आएगा भाई, आ जाओ सुन लो कैसे आएगा। मिसाल के तौर पे आपको एक सिनेरियो बना के दे दिया कि भाई हमने पानी में एक एलिमेंट डाला, एक सब्सटेंस डाला और उसने H आयन डोनेट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। सब्सटेंस X को ऐड करा गया वाटर में और सब्सटेंस X ने पानी में जाकर H आयन डोनेट कर दिया। तो ये सब्सटेंस X क्या है और इसको साबित करें एक साइंटिस्ट की थ्योरी से। और भाई पूरी दुनिया को पता आरेनियस की थ्योरी की बात हो रही है। आरेनियस ने कहा था कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट H पॉजिटिव आयन व्हेन एडेड इनटू वाटर। लफ्ज बदल के कह रहा हूं, मैंने कहा एक सब्सटेंस Y है, उसने रिएक्शन करते वक्त इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लिया, तो बता दे कौन सी थ्योरी के मुताबिक यह सब्सटेंस Y डिफाइन होगा। आप पूरी दुनिया को पता है लुइस थ्योरी की बात हो रही है क्योंकि लुइस ने कहा था एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, लुइस ने कहा था। तो क्या मैंने चेंज कर दिया सब, या अगर मैंने आरेनियस, ब्रोंसन, लोरी एंड लुइस बताया है तुम्हें तो क्या इसका मतलब ये पेपर में नहीं आया? अरे भाई आया है। तुम्हें सिर्फ
वो जो उसकी जो थ्योरी जो तुमने याद करा हुआ है ना, तुम्हें वो लगाना है कि यार ये जो मैं देख रहा हूं, ये चीज इस वक्त, ये सवाल जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, ये किस सिनेरियो पर फिट हो रहा है जाकर, ये सोच के तुम्हें काम करना है बस। समझ में आ रही है? तुम्हारी बुक से ही सब चीजें बन रही है, बुक से बाहर से थोड़ी कोई चीज आ सकती है बेटा। तो सिंध बोर्ड पे केस हो जाएगा अगर बुक से बाहर कोई चीज देंगे। ठीक है, बुक के अंदर से आ रही है जो भी चीज आ रही है, लफ्ज बदल के पूछा जा रहा है सवाल बस। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट। इसके अलावा एक शॉर्ट यहां से और बन सकता है, और वो क्या है बेटा? वो है बफर सॉल्यूशन। और यहां से भी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता देता हूं क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बन जाएगा यहां से बता देता हूं मैं आपको। एक सेकेंड, बफर सॉल्यूशन। यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा भाई? यहां पे ये बन जाएगा कि एक एसिड पड़ा हुआ था, या चलो एक सब्सटेंस रखा हुआ था, गिलास में पानी रखा हुआ था, उसमें गलती से एसिड गिर गया। ठीक है, एक गिलास में सिनेरियो बना दिया मैंने, देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर इन विच एक्सीडेंटली वी ड्रॉप्ड एसिड। ठीक है, इसमें एक्सीडेंटली हमसे क्या गिर गया? एसिड गिर गया। बट द पीएच ऑफ दिस वाटर डजेंट चेंज ड्रामेटिकली या फिर एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे हुआ? इसकी पीएच चेंज क्यों नहीं हुई? ओ भाई, आपसे बफर सॉल्यूशन ही पूछा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस वाटर में बफर सॉल्यूशन पड़ा हुआ। बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो कि किसी भी सब्सटेंस की पीएच को चेंज होने नहीं देता, रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को। एसिड के गिरने की वजह से पीएच ड्रॉप होगी, पूरी दुनिया को पता है एसिड पीएच को कम करता है। एसिड की पीएच, एसिड गिरने के बावजूद पीएच कम नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई बफर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसने एसिड के असर को कैंसिल आउट कर दिया है। तो भाई बफर पे ही तो आपसे नोट पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या कोई बिरयानी बनाने की टेक्निक पूछ लिया यहां पर आपसे? नहीं ना। तो भाई सीधी सी बात है, चीजें वही हैं, सामान सारा वही है जो आपने याद किया हुआ है, बस अलग नाम से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, ये रोना गाना मत करना कि कॉन्सेप्चुअल आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया। भाई ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है, वही चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। ठीक है, ये तो होगा यहां से शॉर्ट। ठीक है, इसके अलावा यहां से लॉन्ग क्या आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक लॉन्ग यहां से बन सकता है बस। ठीक है, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स। अब ये शॉर्ट में भी आ सकता है भाई, जरूरी नहीं है। तुमने इसको लॉन्ग याद कर लिया है ना, एज अ लॉन्ग तुमने याद कर लिया इसको, तो भाई तुम इसको शॉर्ट में अगर आ जाए तो शॉर्ट में लिख देना, इतना इसमें घबराने वाली क्या बात है? ठीक है, तो सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, शॉर्ट में पूछ लिया तो क्या मसला, लॉन्ग में याद कर रहा था तुमने, लॉन्ग आ जाता, वो अच्छी बात है, लॉन्ग में कर देना इसको। ठीक है, बाकी यहां से न्यूमेरिकल पीएच के आएंगे, पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल जाएंगे। ठीक है, वर्कशॉप में न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जिसको वर्कशॉप चाहिए है वो आके ले ले, एक भी न्यूमेरिकल वर्कशॉप से बाहर नहीं होगा, एक भी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वर्कशॉप में करा दिए हैं, बहुत डिटेल से करा दिए, 1-1.5 घंटे की वर्कशॉप है, इसको देख लो, सारे न्यूमेरिकल्स की क्यूरीज, मसाइल, मामलात सब हल हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इस नंबर पर आके व्हाट्सएप कर लेना, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल की वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भेज दूंगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा भाई, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी बुक का, जिसको नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें से बहुत सारे सवाल बकौल आपके कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यहां से कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी निकलेगा वो ऑलरेडी बुक में मौजूद होगा और आपने याद करा हुआ होगा और पढ़ा हुआ होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल। ठीक है ना, तो आ जाओ करते हैं चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो भाई आ जाइए। अब बताते हैं यहां से इसके शॉर्ट।
जो कि आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, जो कि यहां से पॉसिबली आपके पास पेपर्स में होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट यहां से जो आ सकते हैं भाई आपके पास, सबसे पहले तो बुक के पेज नंबर 34 पर ही ना, मैं आपको बताता हूं, बुक के पेज नंबर 34 पर एक इक्वेशन लिखी हुई है कि जिसमें अमोनियम साइनेट यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और ये काम करने वाले जो हजरत थे वो थे आपके पास जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, वोलर साहब ने ये काम किया था, ठीक है। तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपरेशन वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, कि किस तरीके से ये बात पता लगी। अच्छा, पहले तो अब जैसे मिसाल के तौर पे शॉर्ट नोट आ सकता है वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है क्या, शॉर्ट नोट, कि भाई पहले पहले तो ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्ड ही नहीं हो सकते, बनाए ही नहीं जा सकते, वो तो नेचुरली अगर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। बट व्हाट हैपेंड दैट डिस्कवर्ड दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ये चीज किसकी तरफ इशारा कर रही है, फ्रेडरिक वोलर के रिएक्शन की तरफ। उसमें कुछ नहीं करना, फ्रेडरिक वोलर का नाम देना है और बताना है कि वो हीट कर रहा था अमोनियम साइनेट को कुछ और बनाने के लिए, गलती से यूरिया बन गया उससे, और उसने कहा कि भाई ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहां से पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। इस तरीके से ये चीज कॉन्सेप्चुअली पूछी जा सकती है, ठीक है, क्लियर हो गए, मसले हल हैं सारे, ठीक है। आ जाओ आगे, अब आओ यहां से और शॉर्ट देखो, बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो यहां से मैं आपको 5-6 शॉर्ट बताऊंगा और मैक्सिमम 1 या 2 लॉन्ग बताऊंगा बस, ठीक है। अब आ जाओ यहां से शॉर्ट जो अगला आ सकता है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यह आ सकता है। साथ साथ में यहां से जो चीज पूछी जा सकती है आपसे वो है कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेफिनेशंस प्लस शॉर्ट नोट, डेफिनेशंस प्लस शॉर्ट नोट, ये कुछ भी आ सकता है इनमें से, ठीक है, या तो डिफाइन भी आ सकता है और राइट अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है। किन किन चीजों पे आ सकता है, कैटिनेशन, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई, होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 3 आइसोमेरिज्म, अभी बताता हूं यहां से कॉन्सेप्चुअल कैसे बना देंगे ये लोग, ठीक है। एंड नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप, ये 4 है, ठीक है। 4 लाइनें याद करनी है इसके अंदर, 4 लाइनें, ठीक है। और अगर तुम्हारे जहन में इसका कॉन्सेप्ट हो तो तुम अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता कोई ऐसी इंग्लिश मत लिख देना कि एग्जामिनर बोले कोई नई इंग्लिश ईजाद हो गई है ये, ठीक है, मतलब ये इंग्लिश तो आज से पहले देखी नहीं हमने, ठीक है, ये बच्चे ने कोई नया ही कुछ ईजाद कर दिया, ऐसा मत कर देना भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, सही इंग्लिश में जाके उसको पोर्ट्रे कर दो पेपर के ऊपर, ठीक है। अब सुनो काम की बात, कॉन्सेप्चुअल कैसे बनेगा। कार्बन इज अ कंपाउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग दिस एटॉमिक नंबर, दिस इज, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास, या कार्बन का नाम ही नहीं लिया। A compound forming a long chains and ring structures, which property exhibit in this compound or in this structure or in this element which allows it to do so, कि भाई एक ऐसा एलिमेंट है कि जो लंबी लंबी चेन्स और लंबे और रिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, तो बता दो कि उस एलिमेंट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको ये करने की इजाजत देती है। पूरी दुनिया को पता है कैटिनेशन है, तो भाई पूछ तो तुमसे कैटिनेशन ही रहा है ना, वो सवाल घुमा दिया उसने। अब तुम कह रहे हो हो ये तो कोर्स से बाहर आ गई ये चीज, तो ये कोर्स में नहीं थी, ये तो सर के टारगेट पेपर में नहीं थी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर उसने आपको दो एलिमेंट, दो कंपाउंड लिख के दे दिया कि भाई उसने लिख के दिया C6H मिसाल के तौर पे 14, C6H14 एंड C8H, C8 नहीं C7, ठीक है, C7 कर देते हैं इसको, ठीक है, C7H18। अब ये दो कंपाउंड लिख के दे दिए उसने और कहा विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट बिटवीन दिस टू, भाई कौन सी वो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की
या कौन सी वो सीरीज है कि जिसके थ्रू आप इसको क्लासिफाई करोगे? तो भाई वो होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि हर होमोलोगस सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान CH2 का फर्क होता है, पूरी दुनिया को पता है। इन दोनों के दरमियान किस चीज का फर्क है? CH2 का। यहां पर एक कार्बन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है। हमारे बच्चे तो रट के बैठे हुए ना ये चीज, इनको हम साल के शुरू में करा चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। उसने आपको कहा कि भाई एक X कंपाउंड है, एक Y कंपाउंड है, और इसका केमिकल फार्मूला और इसका केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। बता दो इस प्रॉपर्टी को जो इन दोनों के दरमियान है उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। तो बेटा इस तरीके से पूछा जाएगा, तुम्हारे कोर्स के अंदर से ही सवाल होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। या जो सवाल मैंने चंद कुछ सवाल टारगेट पेपर में दिए उसी से पेपर बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा भाई, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको ये जज करना है कि ये जो पूछा जा रहा है, जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, जो याद करी हैं, उसमें से क्या चीज अप्लाई हो रही है यहां पर, ये करना है आपने, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट नोट एंड डेफिनेशन। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल के साथ करना है इसको, ठीक है। अब आ जाओ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से, वो क्या है? मॉलिक्यूलर प्लस कंडेंस्ड प्लस स्ट्रक्चरल प्लस डॉट क्रॉस फॉर्मूलास, ठीक है भाई। अब ये सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है? इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप ज्यादातर चांस ये हैं कि आपको एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दिया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी कंपाउंड उठाया और उसका कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे दिया, कहा कि इसका कंडेंस फॉर्मूला बता दो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दो और डॉट क्रॉस फॉर्मूला लिख दो, या फिर इन तीनों चारों में से कोई एक दे दिया जाएगा, बाकी तीन पूछ लिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक दिया जाए और कोई दूसरा पूछा जाए, ठीक है। तो आपके पास बुक में पेज नंबर 37 पे बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, बस उसको याद कर लो, ये निकल जाएगा सवाल, ठीक है। पेज नंबर 37 का जो टेबल है उसको याद कर लो, ये सवाल बआसानी यहां से हल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब यहां से एक लॉन्ग बता दूंगा, बस ये शॉर्ट है यहां से, ठीक है। एक लॉन्ग मैं यहां से आपको बता देता हूं, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा, वो आता है पेपर में, अगर आप अकल रखते हैं तो आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। नहीं उसको छोड़ना नहीं है इस लॉन्ग को, ये आ जाएगा पेपर में। और वो क्या है? सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। ये यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है यहां से, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से यही आएगा, किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने कहा सर लॉन्ग में कॉन्सेप्चुअल कैसे आ जाएगा? अगर आ गया कॉन्सेप्चुअल हम क्या करेंगे? अरे भाई कॉन्सेप्चुअल कैसे आएगा यहाँ से मैं बता देता हूँ, चलो। तुम्हारी तुम्हारी ख्वाहिश पे बता रहा हूँ, दिल तो नहीं चाह रहा है मेरा बताने का, क्योंकि तुम याद करके जा रहे हो एक चीज। अगर सवाल बदल के पूछा जाए तो इतनी अकल तुम रखते हो, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो, नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो कि तुम उसको लिख ना सको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कैसे पूछा जाएगा? पेट्रोल which is used for fuel in automobiles is derived from which source? Write a long note on it. तो भाई सवाल तो वही पूछा जा रहा है, पेट्रोल घुसा दिया उसने बीच में, बस ये करे तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गया। अरे भाई वही सारी चीजें यार, वही सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि अगेन बुक का एक बड़ा चैप्टर है, उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी चीजें बनती हैं अच्छी खासी। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। आ जाओ भाई। हाँ तो यहां से क्या चीज बनेगी, आ जाओ मैं आपको बता देता हूं भाई। बायोकेमिस्ट्री से जो शॉर्ट बनेंगे कॉन्सेप्चुअल, हम बोलते हुए हंसी आ रही, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट जो बनेंगे यहां से भाई, वो क्या बनेंगे आ जाओ बताता हूं तुम्हें। एक बोर्ड मंजन देता है, पूरी आवाम पागल हो जाती है, ओ ये क्या कर दिया इसने, ठीक है। और काम की बात यहां सुन लो, बहुत काम की बात बता रहा हूं यहां पर।
आवाम को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस चीज पर बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज तो यह है कि चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो चाहे वो इंटर बोर्ड हो, दोनों में से कोई भी व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज नहीं चलाते। जितने भी चैनल या पेजेस इन बोर्ड के नाम से बने हुए हैं वो सब कोई और बंदा चला रहा है, वो बोर्ड नहीं चला रहा। बोर्ड कभी भी नहीं करता कि वो चैनल पे जाके बोले ये लो टारगेट पेपर कल के लिए। और भाई बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी है टारगेट पेपर देने की? ठीक है, आप उठा के देखिए चैनल्स जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के नाम से व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, वो सब यही कर रहे हैं। ये लो टारगेट पेपर, ये लो रात का मिडनाइट पेपर, ये लो ये चीजें, या बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोर्ड का चैनल कभी बोर्ड को क्रिटिसाइज करेगा? कभी भी नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, बीएसई के, बीआईई के, ये दोनों सिर्फ अपनी वेबसाइट चलाते हैं। और क्योंकि ओएमआर शीट और ई शीट की गाइडेंस देनी थी तो उसके लिए यूट्यूब के ऊपर इन्होंने वीडियो अपलोड करी, यूट्यूब चैनल बना के, बस। इसके अलावा बोर्ड कभी आपसे खुद राब्ता नहीं करेगा। बोर्ड कभी आपसे नहीं कहेगा कि तुम्हारे पेपर फेल हो गए तो मुझे बता दो, मैं उसका कुछ हल निकालता हूं। मिसाल के तौर पे अपने वालिद साहब से पूछ लो, अपने घर में किसी ऐसे बंदे से पूछ लो कि जिसने इंटर तो किया लेकिन उसने मार्कशीट नहीं ली इंटर की। कभी कभी बोर्ड से कॉल आई उसको कि भाई अपनी मार्कशीट ले जाओ, मार्कशीट पड़ी यहां पे? कभी नहीं आएगी। बोर्ड कभी आपसे खुद कांटेक्ट नहीं करता। सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुमने बोर्ड में अप्लाई करा एनरोलमेंट के लिए, तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, तो क्या बोर्ड तुम्हें कॉल करके बताएगा एडमिट कार्ड आया या तुम्हारे घर पे भिजवाएगा? नहीं। बोर्ड दो काम करेगा। पहला काम कि भाई या तो बोर्ड से आगे रिसीव कर लो, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अखबार में ऐड दे दिया, वेबसाइट पे ऐड दे दिया कि भाई एडमिट कार्ड जारी कर दिया, अब तुम बोर्ड जाके रिसीव कर लो। या फिर वो अपने वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड कर देगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लो। बोर्ड कोई व्हाट्सएप चैनल, कोई यूट्यूब चैनल तो खैर अभी उन्होंने बनाया है, क्यों? क्योंकि ओएमआर और ई शीट की उनको गाइडेंस देनी थी। कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं है बोर्ड का, कोई फेसबुक पेज नहीं है बोर्ड का, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है बोर्ड का। ये सब फेक पेजेस हैं और ये करोड़ों करोड़ों रुपए का स्कैम कर चुके हैं लोगों के साथ, करोड़ों रुपए का। ठीक है, रोजाना की बुनियाद पे मेरे पास वॉइस नोट्स लग रहे होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे मैसेज लग रहे होते हैं कि सर ये देखें ये कर दिया, ये तो बोर्ड के चैनल का बंदा था और इसको हमने ये भेज दिए थे पैसे पास होने के लिए और ये खा के बैठ गया हमारे पैसे और अब इसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमने कभी देखा नहीं है इसको। तो भाई किसने कहा था आपको करने के लिए? भाई किसने कहा था? आपकी परसेंटेज खराब हो रही है ना, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा पढ़ के कैसे बेहतर करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बेहतर होगी मैं बताऊंगा। 9 की परसेंटेज खराब है या फर्स्ट ईयर में परसेंटेज बेहतर लानी है, मुझसे रब्ता करो, मैं बताऊंगा कैसे करनी है। पढ़ के करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा आपसे, आपको बताऊंगा सही चीज ये ऐसे इस तरीके से करना है। लेकिन कभी भी इन फ्रॉडियों के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी भी नहीं पड़ना। बोर्ड कोई व्हाट्सएप चैनल नहीं चलाता, कभी बोर्ड खुद आपसे राब्ता नहीं करेगा जब तक कि आप राब्ता नहीं करेंगे उससे। ठीक है, जब तक कि आप वेबसाइट पे जाकर राब्ता नहीं करेंगे, बोर्ड आपसे राब्ता नहीं करेगा कभी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगर यहां से हम शॉर्ट देख लें कि क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो यहां पर मैं आपको मजीद बता दूं एहतियातन, ठीक है, आपको पता है बहुत सी चीजें मैं एहतियातन बताता हूं, और क्यों बताता हूं पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं एहतियातन। एहतियातन जो चीज यहां से आ सकती है भाई वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस। ठीक है, इसका डिफरेंस। अब अगर ये सवाल नाम बदल के आ गया और किसी ने मुझसे कहा कि सर ये सवाल नहीं था पेपर में, यकीन करो वो पिटाई का हकदार है वो बच्चा। ठीक है, और ये बात मुझे अभी क्यों याद आई, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी ये सवाल पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअली। कैसे पूछा जा सकता है बताता हूं, आ जाओ। देखो भाई, अगर हम शॉर्ट में आ जाते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास वो क्या है? शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है आपके पास डीएनए एंड आरएनए पर। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए के ऊपर। सही है भाई, ये शॉर्ट नोट आ गया एक। इसके बाद विटामिन्स, विटामिन्स के ऊपर शॉर्ट नोट। और विटामिन्स अगर मैं कह रहा हूं तो इसके अंदर दो चीजें ऑलरेडी आप समझ लें कि शामिल है। कौन कौन सी चीजें शामिल है इसके अंदर? आ जाओ मैं बताता हूं। विटामिन्स के अंदर नंबर 1 फैट एंड वाटर सॉल्युबल का डिफरेंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स लाजमी कर लेना, लाजमी। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये बुक में लिखे हुए कहाँ हैं, ठीक है। इतना सा एक पेज है, ठीक है, उसको कर लेना लाजमी, ठीक है। वो है पेज नंबर 67, ठीक है, बुक का पेज नंबर 67, बुक पेज नंबर 67, ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ये तो यहां से हो गए आपके शॉर्ट नोट एंड डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मजीद क्या चीज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, फैट्स एंड ऑयल्स का डिफरेंस। ओ कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल बताना था, सॉरी सॉरी भूल गया था। फैट्स एंड ऑयल्स का डिफरेंस, ठीक है भाई। कॉन्सेप्चुअल कैसे आएगा, सुन लो भाई। अ कंपाउंड कंटेनिंग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसा कंपाउंड है, ये चलो इसको ऐसे कर लो। टू कंपाउंड्स कंटेनिंग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, वन इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड, व्हाट्स अ डिफरेंस या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो आपको ये बात पता है कि चाहे फैट हो या ऑयल हो, दोनों को ही एसाइल ग्लिसरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और इन दोनों में ही ईस्टर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। फर्क क्या होता है, फैट सॉलिड होता है एंड ऑयल्स लिक्विड होते हैं। और क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि फैट्स की कार्बन चेन में नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, ठीक है, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। जबकि अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो भाई इसकी कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं क्या, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। इनको क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो भाई आपसे इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है कि भाई डिफाइन या डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। तो वो बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स का डिफरेंस है, इसी वजह से मैंने यहां पर ऊपर लिखा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर तो बेसिकली आप ओवरऑल बता रहे हैं ना कि यहां पर मिसाल में अल्केन आ सकता है, यहां पे अल्कीन आ सकता है, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली उनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो यहां से हो गए आपके पास शॉर्ट आपके, ठीक है। इसके अलावा यहां से और एज सच कोई शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ, कि यहां से लॉन्ग क्या आएंगे। देखो भाई लॉन्ग यहां से जो बन सकते हैं वो है दो। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और उसके अंदर वो जो पैराग्राफ लिखा है बुक के अंदर, प्रोटीन्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, जिसमें अमाइनो एसिड को जोड़ के जो है वो उसका बॉन्ड बनता हुआ दिखाया गया है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स वो लाजमी करना है, लाजमी करना है, ठीक है। और यहां पे जो एसाइल ग्लिसरॉल में फैट एंड ऑयल्स का डिफरेंस लिखा है ना, ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन लिपिड्स। स्टार्ट कैसे हो सकता है, डिफाइन लिपिड्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, या फिर कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कैसे आ सकता है। कॉन्सेप्चुअली इसके अलावा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यहां पे जो चीज मैं कॉन्सेप्ट जिस अंदाज में बता रहा हूं उसी अंदाज में आ जाए पेपर में। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, सवाल की वर्डिंग चेंज हो गया, आ सकती है, चीज यही होगी, इसके बाहर नहीं जाएगा पेपर इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, तो ये होगा यहां से आपके लॉन्ग, इस चैप्टर से यही है बेटा बस, इसके अलावा यहां से और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसी में से आएगा जो आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर नंबर 5।
चैप्टर नंबर 5 हमारा आ गया, कौन सा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसका पार्ट 1, और ये पार्ट 1 क्या है? यह है एटमॉस्फेयर। ठीक है, पार्ट आपको पता है कि इसके जो है वो 3 पार्ट हैं, तो ये है आ गया आपके पास कौन सा पार्ट? एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, अब आ जाओ मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है भाई, अच्छा यहां से जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनते हैं, और वो कौन कौन से, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। यहां से तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाया भी नहीं जा सकता, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ सिनेरियो बेस्ड सवाल दिया जा सकता है, सिनेरियो बेस्ड सवाल दिया जा, कैसे दिया जा सकता है भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ। तो यहां से आपके पास डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन किसके दरमियान डिफरेंशिएट आ सकता है? देखो भाई, ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, और ये सवाल लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद आपके पास जो शॉर्ट नोट आ सकता है वो पॉल्यूशन एंड डिफाइन एयर पॉल्यूशन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, पॉल्यूशन एंड खास तौर से एयर पॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो यहां से चीज आ सकती है शॉर्ट नोट के हवाले से, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये इसके पीछे स्टार बना रहा हूं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब आपने कहा सर अगर कॉन्सेप्चुअल आ गया फिर क्या करेंगे हम? फिर तो जो है वो हम फेल हो जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम आ जाएगा। ओ हो, क्या कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पे? क्या ही दे सकते हैं यहाँ पर। एक शख्स कराची में रहता था, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सवाल अगर आ गया तो कैसे आएगा। एक शख्स कराची में रहता था, बारिशों के बाद उसको स्किन एलर्जी हो गई, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने डायग्नोस करा कि ये चीज़ डैश की वजह से हुई है, इस डैश के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दें। भाई आपको पता है कि जब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से स्मॉग रिलीज होता है जिसमें हैवी केमिकल्स होते हैं उस धुएं में, और जब वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और बारिश का पानी जब गिरता है, तो बारिश का पानी उन केमिकल्स के साथ मिलकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एसिड जो है वो हमारे ऊपर ड्रॉप हो रहा होता है, रेन हो रही होती है। ठीक है, और वो हमारे स्किन एलर्जीज का और बहुत सारी मजीद बीमारियों का बाइस होता है। तो भाई एसिड रेन पे शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है, अल्लाह का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता, इसको इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के थ्रू ना लो कि मतलब आपने कैम्ब्रिज से ही मिला दिया जाके इसको। ऐसा नहीं है भाई, कैम्ब्रिज के सवालात, ओए लेवल्स के सवालात बहुत अलग होते हैं और वो बहुत यूनिक होते हैं। मतलब आप अंदाजा, मतलब मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मुझे अंदाजा है कि भाई किस तरीके क्या डिफरेंस है इन बोर्ड में और कैम्ब्रिज में, मुझे अंदाजा है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बोलने की कोशिश ना करें कि आपने सवाल हल्का सा, अब मिसाल के तौर पे पेज नंबर बुक के अंदर जो है ना, पेज नंबर अगर तुम आओ 80 के ऊपर, तो बुक के पेज नंबर 80 के ऊपर ना एसिड रेन के इफेक्ट्स लिखे हैं, उनमें से कोई इफेक्ट पकड़ेंगे, उसको सवाल की तरह घुमाएंगे और वो आपको दे देंगे और पूछेंगे बता दो किस चीज का इफेक्ट है, उसके बाद शॉर्ट नोट लिख दो या उसकी मजीद प्रॉपर्टीज लिख दो। तो भाई एसिड रेन पूछा जा रहा है, एसिड रेन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहां से आ सकता है। ठीक है, साथ साथ में ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये इसके पीछे भी स्टार बना रहा हूं। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना भाई, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है। किसके नाम से आ सकता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से मजीद और कुछ नहीं बनने वाला इस चैप्टर से, बस यही, ये 3-4 सवाल है, बस ये आएगा यहाँ से और कुछ नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर आया भी कॉन्सेप्चुअल जो भी तुम लोग कहते हो उसको जो आया, तो भाई बेसिकली वो इफेक्ट्स ही होंगे या प्रॉपर्टीज ही होंगी जिनको घुमा के सवाल बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और उसका नाम है वाटर। ठीक है, इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसका नाम है क्या? वाटर। इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे वाटर कर देते हैं। चलें जी, तो भाई वाटर के अंदर से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आ जाइए। वाटर, अच्छा जी, अब आओ अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास वो क्या है? तो यहां पर जो शॉर्ट पूछा जा सकता है आपसे वो क्या है बेटा? शॉर्ट यहां से जो आएंगे आपके पास वो मेजरली आएंगे कौन से? डिफाइन वाटर्स प्रॉपर्टी, वाटर्स प्रॉपर्टीज एज सॉल्वेंट्स। ठीक है, या एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या है सॉल्वेंट के तौर से? कि भाई उसका जो है वो पोलर नेचर है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में। ठीक है, क्या है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये पूछा जा सकता है शॉर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहां से शॉर्ट में और क्या बन सकता है? डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर एंड मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। अब आपको पता है इसमें क्लार्क मेथड आ जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब आपने कहा सर ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें याद भी है हमें। ठीक है, ये तो कराची के हर बच्चे को तकरीबन याद होगा कि भाई किस तरीके से हार्डनेस जो है वो रिमूव की जा सकती है। इसके अंदर क्लार्क मेथड आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो अगर हम बात करें बॉइलिंग ऑफ वाटर आ जाता है इसके अंदर, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल आ जाता है, सबको पता है ये चीजें। ठीक है, बुक के अंदर भी ये चीज मौजूद है, पेज नंबर 95 के ऊपर मौजूद है ये चीज। ठीक है, तो आपने कहा सर कॉन्सेप्चुअल बता दें सर। नहीं 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 सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा सर प्लीज अल्लाह का वास्ता सर, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल कैसा है कॉन्सेप्चुअल? मैंने कहा चलो कॉन्सेप्चुअल। अमजद भाई कपड़े धो रहे थे, कपड़े धोने के दौरान जो सोप वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे झाग या फोम या लेदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा। इसका रीजन बता दो और ये ठीक कैसे होगा ये बता दो। बन गया कॉन्सेप्चुअल सवाल। आपको पता है कि जो हार्ड वाटर होता है वो फोम या लेदर, झाग प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता साबुन के साथ मिलकर। तो बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर शॉर्ट नोट है या इसके डिसएडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं और साथ साथ में टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तरीकेकार पूछा जा रहा है। यही आएगा, इसके अलावा और क्या ही सिनेरियो बन जाएगा भाई, क्या ही बनेगा इसके अलावा सिनेरियो। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये हो गए मामला इसके, और यहां पर आपके पास वाटर पॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। और यहां पर एक चीज और कर लेना, अगर चाहते हो कि तुम 100% करके जाओ तो देख जरूर लेना इस चीज को, और वो क्या है? वाटर बॉर्न डिजीजेस। एक पेज पे लिखी हुई है बुक में। ठीक है, एक एक लाइन की डेफिनेशन, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस की, वाटर बॉर्न डिजीजेस। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सर ने जो सवाल बता दिए तो कोई बहुत ही बड़ा सवाल है, नहीं भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस का जो सवाल है
ये लिखा हुआ है पेज नंबर 99 पे, ठीक है। एक पेज है, पढ़ लेना, तुम्हें जहन में खुद बैठ जाएगा क्या चीज है, ठीक है। ये तो होगा यहां से शॉर्ट जो कि यहां से आ सकते हैं, सही है। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन का जो सवाल है बेटा वो लॉन्ग में भी बनाया जा सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से लाजमी, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से करना है, सिर्फ इतनी सी चीजें बताई हैं इस चैप्टर से, ये लाजमी आपको अच्छे तरीके से करनी है, सही है भाई, समझ में आ रही है बात, तो मसला तो नहीं है इस चीज में। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कि जिसका नाम है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। आ जाओ भाई, चैप्टर नंबर 7, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कम चीजें आती हैं इस चैप्टर से, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती यहाँ से। देखो जिस चैप्टर से आती थी, जो चैप्टर बड़े थे इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं, कम चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से आएगा, वो क्या है। शॉर्ट यहाँ से जो बन सकते हैं भाई वो क्या है, आ जाओ, दो तीन बताऊंगा, उसी में से आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट जो यहां से बन सकता है वो बन सकता है डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट between qualitative and quantitative analysis, qualitative and quantitative analysis, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों पे अलग अलग शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या तो इसके ऊपर भी आ सकता है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। यहां से शॉर्ट नोट इस पर भी आ सकता है और शॉर्ट नोट इस पर भी आ सकता है, ठीक है। राइट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहां से क्या चीज बन सकती है बेटा, यहां से पूछा जा सकता है आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पेक्ट्रो इतना सा लिखा हुआ है बुक के अंदर ये, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पूछा जा सकता है। और एक काम की चीज, डेफिनेशन जो यहां से पूछी जा सकती है आपसे वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेशन जो यहां से आ सकती है वो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन की आ सकती है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ये डेफिनेशन है। और एक शॉर्ट नोट जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं वो क्या है, डिफाइन, स्टार बना रहा हूं, डिफाइन एरर एंड इट्स टाइप्स, डिफाइन एरर एंड इट्स टाइप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ये कर लेना, ठीक है। इसके आने के चांसेस हैं इस साल, सही है भाई। तो यहां से यही है बस, इसके अलावा और यहां से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। एहतियातन देख लेना एक बार कि एहतियातन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए है कि HPLC लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है वो पोटेंशियोमेट्रिक जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस लिखा हुआ है कि ये होता क्या है, ठीक है। इन केस अगर इस चैप्टर से पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस आ गया, HPLC आ गया, तो तुम्हें कम से कम कॉन्सेप्ट आता उसका कि भाई अच्छा ये होता था, कम से कम अपनी वर्डिंग में कुछ तो लिख सकते होगे, ठीक है। मतलब मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो, इतनी तो इंग्लिश होगी, ठीक है। अब अगर तुम ऐसा लिख रहे हो कि एग्जामिनर को लग रहा है कोई नई इंग्लिश याद हो गई है, तो बेटा तुम 5 क्लास में वापस जाओ, दोबारा से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। करते 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 फिर मैट्रिक में और इंग्लिश में फोकस करो, उसके बाद लिखना शुरू करना, ठीक है। तो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को जेब नहीं देती हैं चीजें कि वो गलत इंग्लिश लिखे, या फिर कम से कम इतनी तो इंग्लिश लिखे कि भाई क्या
जो अपने आइडियाज को तो डिफाइन कर सके, ऐसी तो वर्डिंग लिखे, ठीक है। और यहां से एक डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं, एक डिफरेंस तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, एक डिफरेंस यहां से और कर लें, और वो क्या है बेटा, वो है क्लासिक एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है। क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, सही है भाई, ये लाजमी 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 कर लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है बुक में पेज नंबर 118 पर, ठीक है। बुक में पेज नंबर 118 पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ही अच्छी बात होती कि अगर आप साल के शुरू से पढ़ रहे होते, ठीक है, तो आज आपको टेंशन नहीं है। आप सवाल सुनते, आप बोलते मुझे आता है, ओहो शुक्र, ऑल इज वेल। अगला सवाल सुनते बोलते मुझे आता है, ऑल इज वेल। कितना अच्छा लगता, कितना मजा आता। तो अब ये बात सुन लो काम की, कि भाई फर्स्ट ईयर में जब आओ ना, फर्स्ट ईयर में जब आओ, अगर तो फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप टेस्ट में आ जाना, और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 जून से हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, ठीक है। तमाम 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 प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तमाम प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ाएंगे, तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑन साइट भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हेड ऑफिस, हेड ब्रांच नाजाबाद में जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, ऑन साइट, उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, स्कॉलरशिप पर भी आ सकते हो, फेस टू फेस भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर तुम मेरे सामने बैठे हुए हो ना, अब तुम मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अब तुम करते करते इंस्टाग्राम में गए, वहां से यूट्यूब पे लैंड हो गए, वहां से स्नैपचैट पे पहुंच गए, वहां से दोस्तों से चैटिंग शुरू हो गई, मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मेरे सामने बैठे हुए हो ना, तो फिर तो भाई पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो बच्चे समझते हैं कि भाई मेरा जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ते 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 मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन आया, किसी दोस्त का मैसेज आया, सीधा मैं व्हाट्सएप पे पहुंच गया, ठीक है। अगर तो ऐसा नेचर है आपका, तो फिर आप ऑन साइट आके पढ़ो, फिजिकल मेरे सामने बैठ के पढ़ो। अब मेरे सामने बैठ के पढ़ लो तो कुछ भी नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन आएगा भी तो मोबाइल अंदर ही रखना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है। और अगर कोई बच्चा ऐसा जो कहता है नहीं भाई, मेरे सामने दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, तो भाई वो फिर ऑनलाइन भी पढ़ लो। और मजे की बात आपको बता दूं, ऐसे बच्चे 0.0000001% होते हैं, कि जिनका कंसंट्रेशन लेवल इतना बेहतरीन होता है कि वो बोले भाई मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, अब दुनिया में कुछ भी आ जाए, भले मैं भूखा हूं, नींद से मर रहा हूं, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, पढ़ने का टाइम पे पढ़ रहा हूं। आप सबने कभी ना कभी लाइफ में हरकत करी होगी, मैं आपको बताता हूं। आपकी कंसंट्रेशन और आपकी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी का मैं आपको सबूत दे देता हूं अभी, ठीक है। बहुत सी बार आपने लाइफ में किया होगा कि भाई आज से जो है ना वो हम पढ़ेंगे, आपने लाइफ में सोचा बस आज से ना तबाही मचा देंगे, आग लगा देंगे आज से, और आपने एक डायरी खोली होगी और उसमें बनाया होगा टाइम टेबल। और टाइम टेबल पता है कहां से स्टार्ट हुआ होगा? सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ूंगा, यहां से स्टार्ट हुआ होगा टाइम टेबल आपका। और उसके बाद मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, 6:30 तक एक्सरसाइज करूंगा। उसके बाद मैं फौरन नाश्ता करूंगा, ठीक है, 7 बजे नाश्ता हो गया। और उसके बाद मैं 7 से लेके 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करूंगा। फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा। सबने करी हरकत? हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं हुआ होगा, लिख के दे दो कभी फॉलो नहीं किया हो। क्यों? वजह क्या है? या फिर चलो स्कूल जाते हो ना, क्या टाइम टेबल बनाया होगा? स्कूल से आ रहा हूं मैं 3 बजे, उसके बाद जो है वो मैं सो जाऊंगा, या फिर उसके बाद जो है मैं 2 घंटे सोऊंगा, 5 बजे मैं उठ जाऊंगा, और उठने के बाद मैं सबसे पहले असर की नमाज पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ूंगा। हुआ कभी फॉलो? कभी नहीं हुआ। वजह क्या है? आप सबको चाहिए डंडा, आप चलते हैं डंडे के जोर पे, आप खुद चल ही नहीं सकते। आपको बचपन से आदत डाली गई है डंडे की, ठीक है, कि आ जाओ असेंबली में खड़े हो जाओ, कौमी तराना पढ़ो उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद लाइन बना के जाओ, क्लास में बैठो, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है सुनो उसकी, डांट भी खाओ मार भी खाओ, होमवर्क करके लेकर आओ। ओ भाई डंडे की तो आदत है तुम्हें पूरी जिंदगी से, खुद से तुमने करा क्या है आज तक? खुद से आपने इंस्टाग्राम चलाया, खुद से आपने व्हाट्सएप चलाया, खुद से आपने उठ पड़ा हरकतें करी, आपने करा ही आज तक डंडे के जोर पर है काम। तो भाई पढ़ाई आपके डंडे के जोर पर ही होगी, होनी नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं मैं। टीचर वो होता है कि जो बच्चे को पढ़ाई से मोहब्बत करा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके किसी से भी पूछिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आपको मेरे स्टूडेंट्स वो मिल जाएं जो कह रहे हो कि जो सब्जेक्ट सरीज ने पढ़ाया बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हमें उससे मोहब्बत हो गई, अब हमें वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा है,
अगर तो वो वाक्यतन पढ़ने वाला स्टूडेंट है और पढ़ने के लिए सीरियस है। एक तो वो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, जिसने सोचा हुआ है बस तबाह होना है, मुझे दज्जाल की फौज में शामिल होना है मुझे जाके, ठीक है, मुझे तबाही मचानी है हर जगह, इसको भी परेशान करना है, उसको भी परेशान करना है, अपने अम्मा अब्बा को भी परेशान करना है, उनके भी पैसे जलाने हैं मुझे। एक तो वो बच्चा है, तो उसको तो पढ़ा, उसको तो आप कुछ भी लाके समझा दें, उसने क्या करना है, उसने तो जाया ही करना है उस चीज को। लेकिन वो बच्चा जो पढ़ने के लिए सीरियस है और वो मेरे सामने अगर बैठा हुआ है, तो वो इस बात की गवाही देगा कि हाँ मुझे केमिस्ट्री बायो समझ में आने लग गई, मुझे मोहब्बत हो गई इससे, और बाकी जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो भाई अगर तो आप पढ़ना चाहते हैं तमीज के साथ फर्स्ट ईयर, और आप चाहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, अच्छी जगह पे आप पढ़ें, आगे लाइफ अच्छी हो आपकी, तो फौरन 3 मई से फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट है। 3 मई से फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट है। 10 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके बाद फीसिस वगैरह की बात कर ली जाएगी, ठीक है। तो 3 मई आ जाओ नाजिमाबाद कैंपस, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है लोकेशन का भी, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर्म का भी, MIHS एंट्री टेस्ट का भी, और मेरे व्हाट्सएप का भी। तुम जो चाहो कर सकते हो उन लिंक्स के साथ, तुम उन्हें ज़ाया भी कर सकते हो, तुम वीडियो हटा भी सकते हो, तुम अपने मुस्तकबिल के साथ खेल भी सकते हो। लेकिन तो मैं ये बता दूं कि सस्ती चीजें बहुत महंगी पड़ जाती हैं आगे जाकर, ठीक है। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है भाई। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हमारे पास यहाँ से 3-4 शॉर्ट मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, नहीं जाएगा इससे बाहर, ठीक है। अब आ जाओ अपने लास्ट चैप्टर की तरफ भाई, और लास्ट चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग। देखो मैंने यहां से शॉर्ट नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां से शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। यहां से बनेगा क्या? लॉन्ग। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, चलो भाई, अब यहां से क्या चीज आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, शॉर्ट यहां से जो बन सकता है आपके पास, वो क्या बन सकता है? पहला शॉर्ट तो यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है भाई, वो है सेपोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है भाई। पहला शॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सेपोनिफिकेशन, ठीक है, या फिर ये फॉर्मेशन ऑफ सोप के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां से जो चीजें आएंगी बेटा, वो ज्यादातर लॉन्ग के अंदर आएंगे, लॉन्ग के अंदर पूछी जाएंगे, ठीक है। एडेसिव्स और एब्रेसिव्स का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। या एडेसिव्स के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जो कि लिखा हुआ है बुक में पेज नंबर 124 के ऊपर, ठीक है, एडिटिव्स, ठीक है। एडिटिव्स के ऊपर शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस पढ़ लेना है उसको, 2 लाइन का है, पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहां से एज सच तो शॉर्ट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, शुगर केन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इनके जो फ्लो चार्ट बने हुए वो याद कर लेना, वो तुम्हारे जहन में होने चाहिए। फ्लो चार्ट, अब कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है ना भाई, कॉन्सेप्चुअल ये है फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कहां से क्या क्या होता हुआ जा रहा है, ये यहां पे पूछा जा सकता है फ्लो चार्ट के साथ, मैं बता रहा हूं, इसको लाजमी करके जाना, जितनी भी इंडस्ट्रीज लिखी हुई है फ्लो चार्ट उनका करके जाना है, लाजमी करके जाना है, ठीक है। और लॉन्ग जो पूछा जा सकता है आपके पास, ठीक है, लॉन्ग जो आ सकता है वो आ सकता है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन दोनों में से एक पर होगा, ठीक है। लॉन्ग जो है वो इन दोनों में से एक पर होगा। किस किस पर होगा? सॉफ्ट ड्रिंक और फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है भाई, ये होगा लॉन्ग। और यहां आपका मैट्रिक केमिस्ट्री का सिलेबस होता है खत्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा पेपर में, एक भी सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। लाजमी डिस्क्रिप्शन में जाके स्कॉलरशिप टेस्ट का फॉर्म फिल कर दो, MIHS में इंटरेस्टेड हो अगर, उसका फॉर्म फिल कर दो एंट्री टेस्ट का, 31 मई को होगा, 31 मई, ठीक है। और अगर तो चाहते हो वर्कशॉप टारगेट पेपर ले लो, तो लिंक
लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। और चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी लगा दूंगा, उस पर भी मैसेज कर देना। वहाँ पे सीए की अपडेट सारी, जो कि आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हम स्टार्ट करेंगे, उसकी भी सारी अपडेट उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कहीं कोई मसला आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ना सिर्फ अभी, आगे चल के भी, कि किस तरीके से फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज लानी है, 9 की परसेंटेज खराब है तो किस तरीके से आगे बेहतर करनी है, फर्स्ट ईयर में हमें A1 ग्रेड ही चाहिए तो सर क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें इंशाल्लाह जवाब दूंगा, ठीक है बेटा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर के अंदर, नेक्स्ट पेपर की टारगेट लाइव में। जब तक के लिए अल्लाह।